हर परिवार एक अच्छी ज़िंदगी, सुरक्षित घर और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखता है। लेकिन क्या हो अगर वो घर ही एक आत्मा का बसेरा बन जाए? क्या हो अगर वो गांव जहां आप अपने सपनों को पंख देने आए हों, उसी गांव में आपकी दुनिया उजड़ जाए? ये कहानी है साक्षी, सुरेश और उनके दो मासूम बच्चों अवनी और आरव की है, जो एक नई शुरुआत के लिए एक पुराने गांव राजगढ़ आए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये शुरुआत ही उनके अंत की शुरुआत थी। साक्षी और सुरेश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिवपुर छोड़कर राजगढ़ आ गए। अवनी 10 साल की थी और बहुत ही होशियार लड़की थी। आरव 12 का था, अपनी बहन का रक्षक और अपनी माँ का गर्व। साल 2000 में साक्षी और सुरेश की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज जो सुरेश के परिवार को कभी हजम नहीं हुई, विशेषकर साक्षी की जेठानी संगीता को, जो हर वक्त उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती थी। बावजूद इसके साक्षी अपने ससुराल वालों से प्यार और सम्मान से पेश आती थी। एक दिन जब साक्षी और संगीता किचन में थी तो साक्षी संगीता को पानी देती है। कहती है, दीदी आपको गर्मी लग रही है, नींबू पानी लाऊं? रहने दो, तेरी मीठी बातें अब मीठी नहीं लगती, संगीता कहती है। साक्षी फिर भी मुस्कुरा देती है, आंखों में थोड़ा दर्द है। संगीता साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन साक्षी दिल की बहुत अच्छी और सच्ची थी। इन सब के बावजूद भी वो सबसे प्यार से बात करती थी और घर वालों का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन साक्षी को वो गांव जहां वो रहते थे, शिवपुर, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बार बार सुरेश को वहां से जाने को कहती, कहीं और जाने को कहती थी। ये सब साक्षी के ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साक्षी भी चुप थी। सुरेश और साक्षी भी बहुत हंसी खुशी से प्यार से रहते थे। शादी के कुछ साल बीत गए। अब सुरेश और साक्षी के 2 बच्चे थे, अवनी और आरव, जो कि अब 10-12 के हो गए थे, पढ़ने के काबिल हो गए थे। और अवनी तो बहुत ही होशियार और होनहार बच्ची थी, पढ़ने में तेज थी, लेकिन उस गांव में कोई पढ़ाने की सुविधा नहीं थी। तो साक्षी सुरेश से कहती है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं और चलते हैं। फिर साक्षी की लाख कोशिश के बाद सुरेश भी हाँ कह देता है। और फिर साल 2013 में साक्षी और सुरेश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शिवपुर छोड़कर राजगढ़ आ जाते हैं। लेकिन ये बात साक्षी के ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो साक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि साक्षी उनके बेटे सुरेश को उनसे दूर ले गई। फिर भी साक्षी ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा, जो हर माँ करती है, और वो दोनों राजगढ़ अपने बच्चों को पढ़ाने लग गए। राजगढ़ एक शांत लेकिन वीरान सा गांव था, जहां बहुत कम घर थे और ज़्यादातर बंद पड़े थे। लोगों का मानना था कि ये गांव शापित है। वहाँ का मानना था कि उस गांव में कोई अदृश्य शक्ति है जो परेशान करती है। कहा जाता था यहाँ एक गर्भवती महिला ने खुद को जलाकर मार लिया था। दहेज के अत्याचारों से तंग आकर उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। जो भी यहाँ आता है या तो पागल हो जाता है या फिर मारा जाता है, और वो किसी को भी वहाँ खुशी से रहने नहीं देती है। जो भी उस गांव में रहता है, उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और जब साक्षी ने ये बातें सुनी तो वो भी डर गई, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था।
तो वो वहाँ रहने लग गई और जी जान से अपने बच्चों को पढ़ाने में जुट गई। राजगढ़ में रहते हुए शुरू में सब ठीक रहा। सुरेश को एक ट्रैक्टर शोरूम में मैनेजर की नौकरी मिल गई और साक्षी के बच्चों को खुद पढ़ाती थी। वो सब बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। सुरेश का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया, पूजा पाठ से दूर भागता था। अचानक से साक्षी और सुरेश के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि कभी कभी सुरेश की माँ और उसके घर वाले उसे साक्षी के खिलाफ भड़काते रहते थे, जिनकी वजह से उनके बीच में झगड़े होते। सुरेश के घर वाले उसे उनके पास बुलाने के लिए हर कोशिश करते थे और सुरेश भी साक्षी से कहता कि फिर से शिवपुर चलते हैं, लेकिन साक्षी मना कर देती थी, क्योंकि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे थे और साक्षी उन्हें काबिल बनाना चाहती थी। लेकिन सुरेश की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंध गई हो और वो हर बात यही जिद करता था। उसके वजह से दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। आए दिन हर रोज दोनों में झगड़े होने लग गए। अवनी और आरव पर भी असर होता था, लेकिन अवनी छोटी थी, लेकिन उसे सब समझ आता था कि कौन क्या कर रहा है और बस अच्छे से पढ़कर अपने माँ का सपना पूरा करना चाहती थी। ऑफिस में भी सुरेश के सहकर्मी उसे कटने लग गए। थोड़े दिन बाद सुरेश के ऑफिस से पता चला कि सुरेश काम तो करता है, लेकिन उसके व्यवहार के वजह से उससे ऑफिस में कोई अच्छे से नहीं बोलता था, मानो जैसे सुरेश पे कोई हावी है और उसका बिहेवियर पहले से पूरा चेंज हो गया। उसके रिश्ते अब सबसे बिगड़ने लग गए। साक्षी को शक हुआ और एक दिन साक्षी को उसके पड़ोसी ने बताया कि सुरेश कुछ दिन पहले उसी जले हुए घर के पास गया था जहां वो औरत मरी थी। अब उसे यकीन होने लगा कि सुरेश पर उस आत्मा का साया है, लेकिन मजबूरी में वो कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि अगर वो वापस जाती तो शायद फिर कभी नहीं लौट पाती। उसके ससुराल वाले उसे कभी वापस नहीं आने देते। ऐसे ही दिन बर दिन सुरेश साक्षी पर हावी होने लग गया। उसे किसी न किसी वजह से डांटता रहता और झगड़े बढ़ते रहते, मानो जैसे सुरेश के ऊपर उसका खुद का वश नहीं था। अब साक्षी को पक्का यकीन हो गया कि सुरेश पे उस भूतनी की छाया है। साक्षी पूजा पाठ करती, लेकिन सुरेश पूजा पाठ से कोसों दूर रहता था। उसके बाद साक्षी ने अपने बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसने सोचा सुरेश समय के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुरेश का व्यवहार उस भूतनी की वजह से पूरा बदल गया था। सुरेश पागल सा हो गया था। वो किसको क्या बोलता था, उसे खुद को होश नहीं था। सुरेश अब दिन में शांत रहता और रात को पागल सा हो जाता। वो साक्षी पर चिल्लाता और बच्चों से कटने लग गया था। एक दिन जब साक्षी बच्चों को पढ़ा रही थी तो सुरेश ने साक्षी पर हाथ उठाया। किसी पड़ोसी ने आवाज़ सुनी तो पुलिस बुला ली और पुलिस सुरेश को ले गई। सब अवनी अपनी नन्ही आंखों से देख रही थी, पर कुछ कर नहीं पाई। मन ही मन अवनी सोचती कि बड़ी होके पढ़ के तो सब ठीक कर दूंगी। अवनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, अपनी जान से भी ज़्यादा। पुलिस स्टेशन जाने के बाद सुरेश और पागलों जैसा व्यवहार करने लग गया। कुछ दिन बाद वो जेल से वापस आ गया और इस बार उसका रवैया उस भूतनी की वजह से और बदल गया था। जब वो घर पहुंचा, कुछ दिन वो ठीक रहा, लेकिन उसका व्यवहार और डरावना हो गया था। वो अकेले में बड़बड़ाता, खुद से बातें करता और सबसे अजीब, रात में घर के
कोनों में घंटों तक घूरता रहता था। सुरेश और साक्षी के बीच में झगड़े अब भी होते थे। सुबह वो सही रहता, रात को झगड़ा करता। एक दिन अवनी के मामा यानी साक्षी के भाई उससे मिलने आए। इस दिन वो सब बहुत खुश थे सिवाय सुरेश के। उस दिन सुरेश बहुत अलग सा व्यवहार कर रहा था, मानो जैसे इसका कोई काम अधूरा हो और साक्षी के भाई के आने से अधूरा रह गया हो। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सबने साथ में खाना खाया और उसी दिन सुरेश ने खुद अपने हाथों से बादाम वाला दूध बनाया। सबको अजीब लगा, लेकिन सबने दूध पी लिया। कुछ देर में सब सो गए, लेकिन साक्षी जाग रही थी। ये सब इतने जल्दी कैसे सो गए? साक्षी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन साक्षी ने ये सब नज़रअंदाज किया। बहुत रात हो गई थी। साक्षी भी सोने चली गई। रात के सन्नाटे में करीब 1:30 बजे सुरेश साक्षी के कमरे में गया। वो साक्षी के पास गया और उसने धीरे से एक हथियार निकाला और साक्षी के गले पर वार करने की कोशिश की, लेकिन साक्षी जाग गई। सुरेश ने उसी वक्त साक्षी के गले पर चाकू से हमला कर दिया। साक्षी जोर से चीखी। सब उठ गए, बच्चे भी। सुरेश साक्षी को घसीटकर अलमारी के पास ले गया। बार बार चेहरे और सिर पर वार करता रहा। साक्षी का चेहरा खून से सना था, पर उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसमें कोई और था। सुरेश पागलों की तरह साक्षी पे वार किए जा रहा था, मानो जैसे उस पर खुद का कोई वश ना हो। अवनी और आरव ने ये सब अपनी नन्ही आंखों से देखा और अवनी चिल्लाई। उसके बाद अवनी के मामा ने पुलिस बुलाकर सुरेश को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया, लेकिन जेल में वो पागल हो गया। वो दीवारों से बातें करता, कहता मैंने नहीं मारा, उसने मुझसे करवाया। वो औरत, उसने मेरी आत्मा खींच ली, मैं नहीं हूँ अब। कोर्ट ने सुरेश को उम्र कैद की सज़ा दी। जिस दिन सुरेश ने साक्षी को मारा, पता चला कि 2 महीने पहले ही उसने अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया था और ऑफिस से ही उसने हथियार बनाया और हथियार उसने घर पर रखा था। लेकिन साक्षी ने ये सब कभी नोटिस नहीं किया और उस रात उसने दूध में नींद की दवाइयाँ मिला रखी थी, ताकि बच्चे और बाकी सब को पता ना चले। पर साक्षी इतनी ज़ोर से चीखी कि सब उठ गए। सुरेश आज भी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है और पूरी तरह पागल हो चुका है। उसने वो सब ऐसे किया जैसे उसे वो सब कोई करवा रहा हो, और ये सब उसे राजगढ़ गांव की भूतनी करवा रही थी, जो आधी मौत मर गई थी। उस घटना के बाद अवनी और आरव अपने मामा के साथ चले गए और वहीं पढ़ते थे। साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अवनी आज भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है और बहुत याद करती है। माँ का अधूरा सपना पूरा किया, जो कि वो चाहती थी कि उनके बच्चे कामयाब बने, और वो सपना अवनी और आरव ने पूरा किया। आज अवनी एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाकर अपनी माँ का सपना पूरा कर रही है, और आरव अब एक जाने माने डॉक्टर हैं और अपनी बहन को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। दोनों भाई बहन अब एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, जो कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और अवनी छोटी है, फिर भी आरव का एक बड़ी बहन की तरह ध्यान रखती है। लेकिन राजगढ़ आज भी वो भूतनी यही सब करती है और किसी को खुश नहीं रहने देती। लेकिन उस घटना के बाद वहाँ कोई नहीं रहता,
और अगर वहाँ कोई जाता है कभी वापस नहीं आता। वो जगह आज भी वीरान है और अगर कोई चला भी जाए तो लौट कर नहीं आता।